देखिए, this time I give you a polychromatic source. इनफैक्ट मैं बायक्रोमैटिक सोर्स देता हूं. A bichromatic source means which emit two wavelength or two frequencies. lambda 1 is, let us say, lambda 1 मैं ले लेता हूं 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग और लैम्डा 2 में ले लेता हूं 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग. इस स्लिट S1 और S2 के बीच की दूरी में ले लेता हूं 0.6 मिलीमीटर्स और स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी में ले लेता हूं 180 सेंटीमीटर्स. पॉइंट O के बाद यह पॉइंट P है किसी दूरी Y पर. अब क्या होगा? Now since this is a bichromatic source, बायक्रोमैटिक सोर्स मतलब ये दो वेवलेंथ रेडिएट कर रहा है, एक लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2. बायक्रोमैटिक सोर्स है यह. लैम्डा 1 का फ्रिंज पैटर्न एक अलग बनेगा स्क्रीन पर और लैम्डा 2 का फ्रिंज पैटर्न एक अलग बनेगा. यहां पर दो फ्रिंज पैटर्न बनेंगे. लैम्डा 1 तो हो गया वॉयलेट कलर और लैम्डा 2 हो गया रेड कलर. तो वहां पर एक वॉयलेट कलर का फ्रिंज पैटर्न बनेगा और एक रेड कलर का फ्रिंज पैटर्न बनेगा. दो अलग अलग फ्रिंज पैटर्न बनेंगे. तो मुझे सबसे पहले तो आप बताएंगे W1 इन मिलीमीटर्स और बताएंगे W2 इन मिलीमीटर्स. दोनों जो फ्रिंज पैटर्न बनेंगे उनके फ्रिंज विड्थ बताएंगे. अब जो खास सवाल है, पॉइंट O पर लैम्डा 1 का भी ब्राइट बनेगा, पॉइंट O पर लैम्डा 2 का भी ब्राइट बनेगा. पॉइंट O पर लैम्डा 1 का भी ब्राइट बनना है और पॉइंट O पर लैम्डा 2 का भी ब्राइट बनना है. इसके बाद मुझे बताइए मिनिमम Y so that both lambda 1 and lambda 2 are bright at P. मुझे Y की वह मिनिमम वैल्यू बताइए जिससे कि पॉइंट P पर लैम्डा 1 का भी ब्राइट बन जाए और लैम्डा 2 का भी ब्राइट बन जाए. ऐसी सिचुएशन के लिए Y की मिनिमम वैल्यू बताइए, Y जो कि पॉइंट P की दूरी है. मिनिमम Y सो दैट बोथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर ब्राइट एट P. इसी समय इस प्रॉब्लम को कीजिए. हाँ जी, हाँ बोलो. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. 8.4 मिलीमीटर, दैट इज अ परफेक्ट आंसर. मैं प्रॉब्लम को सोचने का तरीका बता देता हूं. हम लैम्डा 1 डी बाई डी इस तरह से जब इसकी फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो यह 1.2 मिलीमीटर आ जाएगा और लैम्डा 2 बाई डी बाई डी इसकी जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा आई थिंक कितना 2.1 मिलीमीटर. इसका मतलब है कि लैम्डा 1 हर 1.2 मिलीमीटर के बाद ब्राइट होती है और इसका मतलब है कि लैम्डा 2 हर 2.1 मिलीमीटर के बाद ब्राइट होती है. दोनों पॉइंट O पर ब्राइट हो गई. अगली बार दोनों कब ब्राइट होगी? इस सिचुएशन के लिए what should we do? Such a type of problems, they are generally taught in 7th or 8th standard. In fact,
we need to take LCM, lowest common multiple. जब हमें LCM लेना सिखाया जाता है वहां पर इस तरह के प्रॉब्लम भी हमें कराए जाते हैं। देखिए वो प्रॉब्लम सुना है कभी कि एक मंदिर में 2 घंटियां हैं, एक घंटी बजती है हर 10 सेकंड के बाद, दूसरी घंटी बजती है हर 12 सेकंड के बाद। दोनों घंटी को एक साथ बजा दिया तो अगली बार दोनों एक साथ कब बजेंगी? एक घंटी 10 सेकंड के बाद बजती है मतलब वो बजेगी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और एक घंटी बजती है 12 सेकंड के बाद मतलब वो कब कब बजेगी? 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। दोनों को जब एक साथ बजाया तो दोनों एक तो 0 टाइम पर एक साथ बजी, अब दोनों अगली बार एक साथ कब बज रही है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स पर पहली घंटी 6th टाइम बजेगी, इनफैक्ट 7th टाइम बजेगी, और जो दूसरी घंटी है वो 5 का मल्टीपल मतलब 6th टाइम बजेगी। हम कहते हैं यह प्रॉब्लम भी बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन बन गई। λ1 है जो हर 1.2 मिलीमीटर के बाद ब्राइट होता है, λ2 है जो हर 2.1 मिलीमीटर के बाद ब्राइट होता है। दोनों 0 पर ब्राइट हो गए तो अगली बार ब्राइट कब होंगे? दोनों का आप LCM ले लीजिए। द LCM वुड कम आउट टू बी 8.4 मिलीमीटर्स और λ1 bright at 0, 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 6.0, 7.2, 8.4. While for λ2 bright at 0, 2.1, 4.2, 6.3, 8.4. एट 8.4 पर दोनों ब्राइट हो रहे हैं। इट्स 4th ऑर्डर फॉर λ1 एंड 7th ऑर्डर फॉर λ2। सॉरी उल्टा लिखा मैंने, 7th ऑर्डर फॉर λ1 एंड 4th ऑर्डर फॉर λ2। इस तरह से पॉइंट O पर ब्राइट के बाद अगला ब्राइट 8.4 पर दोनों का ही ब्राइट बनेगा। इनफैक्ट आज मैंने स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप के बारे में बताया। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, इट्स नॉट येट फिनिश्ड। मैं अभी यह नहीं कह रहा कि पूरी तरह से खत्म हो गया, अभी तो मुझको इसके बारे में काफी सारी बातें और भी बतानी है। जो मैं अगला आर्टिकल बताऊंगा उसका एक आइडिया देना चालू करता हूं। देखिए, अभी तक हम हमेशा क्या कर रहे हैं, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स और उसके सामने एक सिंगल स्लिट रखते हैं। और अभी तक की सारी थ्योरी में, अभी तक के सारे प्रॉब्लम्स में, इसके बाद में जो हम 2 स्लिट बनाते हैं उसको बिल्कुल सिमेट्रिकली बना देते हैं। कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर स्लिट S1 और इसके नीचे स्लिट S2 बनाते हैं और स्लिट S1 और S2 को बिल्कुल सिमेट्रिकली बना देते हैं और फिर इधर एक स्क्रीन और इस स्क्रीन पर पॉइंट O ले लेते हैं।
अभी तक की सारी पढ़ाई हुई थ्योरी में हम ऐसा ही कर रहे हैं। अभी तक के सारे पढ़ाए हुए सिखाए हुए प्रॉब्लम्स में हम ऐसा ही कर रहे हैं। अब इसी समय जो सबसे पहली बार मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया था, जरा पेजेस टर्न करके देखो और जरा देखो कि क्या वाकई में यंग्स इन दोनों स्लिट को बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकली कभी बना भी पाया होगा। हम कहते हैं S1 और S2 को बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकली ड्रॉ कर पाना बेहद मुश्किल है। S के रेस्पेक्ट में S1 और S2 बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम प्रैक्टिकली इन्हें बनाने जाएंगे तो वहां पर इस तरह से एसिमेट्री हो सकती है, इस तरह से कुछ एसिमेट्री हो सकती है। यह देखिए, अब जो मैंने बनाया है वह एसिमेट्रिकल बना दिया है। यह S1 और यह S2। S से S1 कुछ और दूरी पर है और S से S2 कुछ और दूरी पर है। और ऐसी कंडीशन में सामने यह स्क्रीन और स्क्रीन पर यह पॉइंट ऑफ सिमेट्री O। अब ऐसी स्थिति में फ्रिंज पैटर्न पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसा फर्क पड़ेगा, हमें इस बात को सोचना है और समझना है। वेल कंक्लूड, फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिंज पैटर्न के अपीयरेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी वेरिएशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा वह मैं अब आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, S से एक वेव चलेगी S1 तक और S से एक वेव चलेगी S2 तक। S से S1 तक ट्रेवल करने वाली वेव कुछ x1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और S से S2 तक ट्रेवल करने वाली वेव कुछ x2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। There would be some path difference between S1 and S2. There would be some path difference between S1 and S2. And that path difference would be delta x, and that path difference would be, in this case, x1 minus x2, क्योंकि मैंने x1 को थोड़ा ज्यादा दिखा रखा है। S1 और S2 तक एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा और S1 और S2 के बीच में पाथ डिफरेंस होने की वजह से S1 और S2 के बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा। There would be some phase difference between S1 and S2. Phase difference between S1 and S2. That phase difference जिसको हम डेल्टा फाई से लिख सकते हैं, that would be 2 pi by lambda
इंटू डेल्टा एक्स। इस बार हम कहेंगे कि S1 और S2 के बीच में एक फेज डिफरेंस है एंड दैट फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब केस 1, if this path difference is n lambda or this path difference is even multiple of lambda by 2, in that case phase difference would be even multiple of pi. यदि S1 और S2 के बीच में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है, ऐसी कंडीशन में S1 और S2 के बीच में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, n लैम्डा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। हम कहते हैं yet S1 and S2 are in same phase, yet S1 and S2 are in same phase, अभी भी S1 और S2 सेम फेज में ही कहलाएंगे। और ऐसे केस में हम कहेंगे there would be no variation in fringe pattern. The fringe pattern would remain unaltered, unchanged. No change in fringe pattern. No change in its fringe width, no change in its intensity variation. No change in fringe width and no change in intensity variation. किसी भी तरह से कोई भी फर्क आपको दिखेगा ही नहीं। पॉइंट ओ पर अभी भी आप सेंट्रल ब्राइट ही कहोगे, पॉइंट ओ के ऊपर और नीचे आप फर्स्ट ब्राइट ही कहोगे, फर्दर और ऊपर और नीचे इधर आप सेकेंड ब्राइट ही कहोगे और ऊपर और नीचे आप थर्ड ब्राइट ही कहोगे। जो आपने कंसेप्ट समझे हैं उन कंसेप्ट में किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं आएगा। बस आपको पॉइंट ओ जो लेना है उसे आप S1 और S2 का पॉइंट ऑफ सिमेट्री लोगे। फर्स्ट डार्क और सेकेंड डार्क की लोकेशन में और थर्ड डार्क की लोकेशन में किसी तरह से कोई फर्क नहीं है। ना ब्राइट की लोकेशन में फर्क है, ना डार्क की लोकेशन में फर्क है। इस सिचुएशन में आपको स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न में किसी तरह का कोई चेंज, कोई वेरिएशन दिखाई नहीं देगा। सारे कंसेप्ट एज इट इज रहेंगे। भले ही वहां पर S1 और S2 एसिमेट्रिकली बना दिया गया है, भले ही वहां पर S1 और S2 के बीच में पाथ डिफरेंस है, भले ही वहां पर S1 और S2 के बीच में फेज डिफरेंस है, अब केस 2, ये तो केस 1 हुआ। केस 2, यदि S1 और S2 को एसिमेट्रिकली बनाया गया और एसिमेट्रिकली बनाने पर उनके बीच में पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो गया।
उनके बीच में पाथ डिफरेंस यदि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो गया, तो अब इस पाथ डिफरेंस में 2n-1 लैम्डा बाय 2 रखेंगे तो फेज डिफरेंस हमें दिखेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। नाउ S1 and S2 are said to be in opposite phase। अब हम S1 और S2 को अपोजिट फेस में कहते हैं। अब हम S1 और S2 को अपोजिट फेस में कहते हैं क्योंकि उनके बीच में फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो गया है और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया है। पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो गया। अब क्या होएगा? फ्रिंज पैटर्न गेट रिवर्स्ड। अब इस सिचुएशन में फ्रिंज पैटर्न बिल्कुल उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फ्रिंज पैटर्न वुड गेट रिवर्स मतलब ब्राइट एंड डार्क वुड इंटरचेंज देयर पोजीशंस। फ्रिंज पैटर्न गेट रिवर्स्ड, bright and dark interchange their position। Bright and dark would interchange their position। कैसे? जिस जगह पर आप सेंट्रल ब्राइट देखते थे, पॉइंट S1 और S2 का यह जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, पॉइंट S1 और S2 का ये जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री O है, इस जगह पर जहां पर सेंट्रल ब्राइट बनता था, इस जगह पर बनने लगेगा सेंट्रल डार्क। और जहां पहले फर्स्ट ब्राइट बनता था, वहां बनने लगेगा फर्स्ट डार्क। जहां सेकेंड ब्राइट बनता था, वहां बनने लगेगा सेकेंड डार्क। जहां थर्ड ब्राइट बनता था, वहां बनने लगेगा थर्ड डार्क। और इसी तरह से पहले जहां डार्क बनते थे, वहां पर ब्राइट बनने लगेंगे फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क की जगह पर फर्स्ट ब्राइट और सेकेंड डार्क की जगह पर सेकेंड ब्राइट और थर्ड डार्क की जगह पर थर्ड ब्राइट। ब्राइट और डार्क ने अपनी पोजीशन, अपनी जगह इंटरचेंज कर ली, ऑल्दो नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पर अभी भी कोई फर्क नहीं। नो चेंज इन इंटेंसिटी वेरिएशन। नो चेंज इन intensity variation. It means there would be no change in appearance of fringe pattern. No change in the appearance of fringe pattern. फ्रिंज पैटर्न के अपीयरेंस में अभी भी कोई फर्क नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल वैसा का वैसे ही दिखेगा। इस तरह से हम कहते हैं कि इस S के रेस्पेक्ट में S1 और S2
एसिमेट्रिकली भी बने हुए हों तो फ्रिंज पैटर्न के अपीयरेंस पर कोई फर्क नहीं होता है, फ्रिंज पैटर्न में इंटेंसिटी वेरिएशन पर कोई फर्क नहीं होता है, फ्रिंज विड्थ में कोई फर्क नहीं होता है। फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन आप हमेशा वही लिखते हो, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बस होता यह है कि यदि S1 S2 सेम फेज में हो तो ब्राइट और डार्क जैसे हैं, जिस तरह से हमने सीखे हैं बिल्कुल वहीं के वहीं रहेंगे। मगर S1 और S2 यदि अपोजिट फेज में हो तो ब्राइट और डार्क अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, जहां ब्राइट वहां डार्क, जहां डार्क वहां ब्राइट। आज के लिए मैं इतना ही कराता हूं, एग्जैक्टली यहीं से कल के दिन मैं कंटिन्यू करूंगा और अपने इस वेव ऑप्टिक्स टॉपिक को कंटिन्यू कराऊंगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कराऊंगा। इनफैक्ट यह चैप्टर ऑप्टिक्स का सबसे लंबा चैप्टर है और यह चैप्टर सबसे ट्रिकी भी है। इस पर जो प्रॉब्लम फ्रेम होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम भी फ्रेम होते हैं। बस ऐसा नहीं है कि कर नहीं सके, अच्छी तरह से समझेंगे आप पक्का कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, कल के दिन हम कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, गुड नाइट।